इंसान चाहे जितने भी शातिर तरीके से अपने घटना का अंजाम क्यों ना दे, लेकिन वो कोई ना कोई गलती जरूर करके आता है और उसकी मात्र एक छोटी सी गलती के कारण ही पुलिस प्रशासन भी उस शातिर तक पहुंच जाता है। आज की सच्ची घटना में अपराधी इतने शातिर तरीके से अपने घटना का अंजाम देता है कि उनको पूरा भरोसा होता है कि वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी कड़ी मुशक्कत करने के बाद आखिरकार 2 दिनों के भीतर ही उस शातिर को पकड़ते ही नहीं है, बल्कि इस केस का पूरा खुलासा भी कर देते हैं। लेकिन जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलता है, लोगों को जानकारी होती है, तो सच में इसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना होता है उत्तर पूर्वी दिल्ली के इरशाद कॉलोनी की। इसी दिलशाद कॉलोनी का रहने वाला होता है संजीव शर्मा। संजीव शर्मा, जिनकी उम्र करीब करीब 60 वर्ष के आसपास होती है। सुबह सुबह संजीव शर्मा जब अपने घर पर बैठ करके अखबार पढ़ रहे होते हैं, तभी एक पड़ोस का रहने वाला नदीम उनके पास जाता है और कहता है कि संजीव सर मैं आपके स्कूल पे गया था। स्कूल का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, लेकिन स्कूल के भीतर कोई नहीं है। दरअसल संजीव शर्मा का ओल्ड सीमापुरी के भीतर अपना एक प्राइवेट स्कूल होता है, जिसके अंदर उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड नाइट में रख रखा था, जिसका नाम होता है देवीलाल। दरअसल देवीलाल जो स्कूल के भीतर नाइट की गार्ड की नौकरी ही नहीं करता था, बल्कि संजीव शर्मा ने उसको रहने के लिए स्कूल के भीतर ही एक कमरा भी दे रखा था। पड़ोस का रहने वाला नदीम जब ये सारी बातें संजीव शर्मा से कहता है, तो उसके बाद से संजीव शर्मा नदीम को लेकर के ओल्ड सीमापुरी जब अपने स्कूल के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि सच में स्कूल का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये स्कूल के जब भीतर जब वो एंट्री करता है, तो सिक्योरिटी गार्ड देवीलाल को कई बार आवाज़ देता है, लेकिन देवीलाल कोई जवाब ही नहीं अंदर से देता है। इसीलिए संजीव अब देवीलाल के कमरे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही कमरे के भीतर वो एंट्री करते हैं, तो कमरे के भीतर का नज़ारा देख उनका होश ही फाख्ता हो जाता है। दरअसल कमरे के भीतर बेड के ऊपर देवीलाल का लाश पड़ा होता है। अब संजीव जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, उसके बाद से 100 नंबर के ऊपर कॉल करते हैं और इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। दरअसल वो इलाका जो सीमापुरी थाने के अंतर्गत पड़ता था, इधर पुलिस प्रशासन को जैसे इस तरह की खबर लगती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचती है और सबसे पहले देवीलाल की लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि देवीलाल के सर के ऊपर किसी भारी चीज से वार किया गया था। उसके दोनों हाथों पे किसी तेज धारदार हथियार को चलाया गया था। पूरा बेड जो खून से लथपथ पड़ा होता है। पुलिस प्रशासन जब इस घटनाक्रम की मुआयना करती है, तो उस मुआयना में पता चलता है कि उस कमरे के भीतर एक अलमारी होता है, उस अलमारी का दरवाज़ा खुला पड़ा होता है और उस कमरे के भीतर भी कुछ शराब की बोतलें होती है, 2 गिलास होती है, जिसको देख करके पुलिस इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि शायद जो भी इस स्कूल के अंदर आया होगा वो देवीलाल को जानने वाला व्यक्ति होगा। पुलिस सबसे पहले उस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है। फिर इस बारे में स्कूल के मालिक संजीव शर्मा से पूछताछ करती है। तो संजीव शर्मा पुलिस को बताते हैं कि दरअसल देवीलाल हमारे स्कूल में 2 सालों से नौकरी करता था। देवीलाल जो मूल रूप से जम्मू का रहने वाला होता है, ऑलरेडी शादीशुदा होता है और उसके बच्चे भी होते हैं, लेकिन देवीलाल का पूरा परिवार जम्मू अपने गाँव में ही रहता था। पुलिस संजीव शर्मा के ही कहने पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा को दर्ज करती है। फिर इस केस की जांच पड़ताल में जुट जाती है। दरअसल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले स्कूल के कैंपस के भीतर जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, उस सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है। तो पता चलता है वो सीसीटीवी केवल दिन में ही चलता था, रात के समय वो बंद कर दिया जाता था, जिसके वजह से पुलिस को भी उस सीसीटीवी में कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस जब फिर से देवीलाल के बारे में स्कूल के मालिक संजीव शर्मा से पूछताछ करती है, तो संजीव शर्मा पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, देवीलाल एक प्राइवेट कंपनी में दिन में नौकरी करता था और रात के समय मेरे स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। इसलिए मैंने उसे ठहरने के लिए अपने ही स्कूल में एक कमरा भी दे रखा था। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अपराधियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए देवीलाल के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। इधर जब कॉल डिटेल्स को जब पुलिस चेक करती है, तो ऐसे पता चलता है कि 3 मार्च के रात के समय करीब 10 बजे के आसपास देवीलाल ने एक नंबर पे आखिरी बार बातचीत किया हुआ था। दरअसल देवीलाल उस नंबर के ऊपर पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत किया करता था। अब पुलिस प्रशासन को जब इस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है, तो पता चलता है कि वो नंबर किसी अंजलि कुमारी के नाम पे रजिस्टर्ड होता है। अब अंजलि, जिसकी उम्र करीब करीब होती है 34 वर्ष, जो सीमापुरी इलाके की ही रहने वाली होती है। पुलिस जब अंजलि की मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है, तो पता चलता है कि घटना वाली रात को अंजलि के भी मोबाइल नंबर का लोकेशन वहीं का दिखाई देता है।
अब पुलिस को जैसे इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब अंजलि से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है और फिर उससे सिक्योरिटी गार्ड देवीलाल के बारे में पूछताछ करती है। इसमें अंजलि पुलिस वालों को जवाब देते हुए बताती है कि साहब, मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र होती है करीब करीब 6 वर्ष। दरअसल मेरा बेटा उसी स्कूल के अंदर पढ़ता था, इसीलिए कभी कभार मैं देवीलाल से फ़ोन पे बातचीत किया करती थी। इसीलिए अंजलि जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस को भरोसा हो जाता है कि हो सकता है अंजलि झूठ कह रही है। इसीलिए पुलिस अब अंजलि को गिरफ्तार करती है और जब थाने लेकर के आती है तो अंजलि से फिर थाने लाकर पुलिस पूछती है कि आखिर 3 मार्च के रात के 10 बजे में आखिर तुमने देवीलाल से क्या बातचीत किया था, क्यों बातचीत किया था, कैसे बातचीत किया था। दरअसल इस तरह के सवाल जब पुलिस अंजलि से पूछती है तो अंजलि कोई जवाब ही नहीं देती है, जिससे पुलिस को ऐसा उम्मीद जग जाता है कि शायद देवीलाल के बारे में अंजलि कुछ ना कुछ जरूर जानती है। इसीलिए पुलिस अब सख्ती दबाव देती है अंजलि पे, और जैसे अपना सख्ती दबाव दिखाती है पुलिस अंजलि के ऊपर, तो आखिरकार अंजलि मजबूर होकर के अपनी सच्चाई को कबूल करती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से करीब करीब 2 वर्ष पहले, जब देवीलाल संजीव शर्मा के स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए आता है। नौकरी जब उसको मिल जाती है उसके बाद से संजीव शर्मा स्कूल के भीतर उसको एक कमरा रहने के लिए दे देता है। रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और दिन में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। 2 जगहों पे नौकरी करने की वजह से देवीलाल के पास में ठीक ठाक पैसे हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी देवीलाल अपने परिवार को दिल्ली नहीं बुलाता है। देवीलाल के पास जब ठीक ठाक पैसा हो जाता है और जब उसे किसी औरत की कमी महसूस होती है, उसके बाद से देवीलाल बाजारू औरतों के संपर्क में आ जाता है। इधर अंजलि की शादी करीब करीब 8 वर्ष पहले कृष्णा नाम के व्यक्ति से होता है। जो कृष्णा एक प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी करता था, कुछ पैसे कमाता था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा बसर करता था। जब 1 साल का समय बीतता है, अंजलि एक बेटे की माँ भी बन जाती है। लेकिन जैसे ही 2 साल का और समय होता है, कृष्णा बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी नौकरी छिन जाती है। अब कृष्णा के घर में जितना भी पैसा होता है, अंजलि वो सारा पैसा अपने पति में लगा देती है। अंजलि अपने पति को बचाने की तमाम कोशिश करती है, लेकिन इस बीमारी की वजह से आखिरकार एक दिन कृष्णा की मौत हो जाती है। अब कृष्णा की जो मौत होती है उसके बाद से अंजलि के ऊपर भी दुखों का पहाड़ सा टूट जाता है। उसके बाद से अब अंजलि अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है, जहाँ पर उसे थोड़े बहुत पैसा मिलता है। इधर अंजलि का बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद से संजीव शर्मा के स्कूल में उसको दाखिला भी दिला देती है। सुबह अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए जाती है और छुट्टी होने से पहले ही अंजलि गेट पे पहुंच जाती है और अपने बच्चे का इंतजार करने लगती है। एक दिन जब गेट पे वो खड़ी होकर के अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, तभी उस पे नज़र देवीलाल की पड़ जाती है। दरअसल देवीलाल जब पहली बार अंजलि को देखता है तो अंजलि की खूबसूरती को देख उसको पसंद कर लेता है। उसके बाद से अब देवीलाल अंजलि के नज़दीक जाने के लिए उसके बेटे के साथ लाड़ प्यार करना शुरू कर देता है। तरह तरह की उसके बेटे को कुछ मिठाइयाँ भी खरीद के देने लगता है, जिसको देख करके अंजलि को भी अच्छा लगने लगता है। इसलिए अंजलि जब कभी भी स्कूल के अंदर जाती है, अब वो देवीलाल के लिए कुछ न कुछ बना करके ले जाती थी, जिसकी वजह से अंजलि और देवीलाल के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर फ़ोन पे जब एक दूसरे से दोनों बातचीत करते हैं, आखिरकार बातचीत करते करते दोनों के बीच में कुछ दिन के बाद प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और अंजलि और देवीलाल के बीच में जब इस तरह की प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से देवीलाल अंजलि को फ़ोन करके मिलने के लिए रात के समय अपने स्कूल के भीतर ही बुला लेते थे। अंजलि भी जब स्कूल के भीतर जाती है, दोनों अपने हसरतें पूरी कर लेते हैं। उसके बाद से अंजलि वापस अपने घर चली जाती है। दरअसल अंजलि की एक मौसी होती है जिसका नाम होता है राधा, जो ऑलरेडी शादीशुदा होता है, लेकिन राधा ने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर रखा था जिसका नाम होता है साजिद। दरअसल इधर अंजलि के पति का जब मौत होता है, उसके बाद अंजलि का अफेयर साजिद से भी शुरू हो गया था। दरअसल अंजलि का एक ही साथ 2-2 लोगों के साथ अफेयर हो जाता है, लेकिन अंजलि का जब देवीलाल के साथ में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की भनक साजिद को लग जाती है। अब साजिद को जब इस असलियत पता चल जाता है, उसके बाद से अंजलि को काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश करता है कि तुम देवीलाल को छोड़ दो, लेकिन अंजलि देवीलाल को सिर्फ इस वजह से छोड़ने के लिए तैयार होती है कि देवीलाल अंजलि के ऊपर ढेरों सारे पैसा खर्चा कर रहा था। लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी अंजलि कैसे भी साजिद को समझा बुझा देती है और उसको छुप छुपा करके भी देवीलाल से जा करके मुलाकात कर लेती है। साजिद जो अपने खुद की एक गाड़ी खरीद रखा था और उसी से पैसा भी कमाया करता था, लेकिन जब कुछ महीने का समय बीतता है, एक दिन साजिद की गाड़ी खराब हो जाती है और उसके पास पैसा भी नहीं बचता है।
इसीलिए पैसों को लेकर के जब वो अंजलि के पास फ़ोन करता है तो अंजलि भी अब साजिद को एक सुझाव देती है। दरअसल अंजलि साजिद से कह देती है कि देवीलाल के पास ढेरों सारा पैसा है, अगर हम देवीलाल को इस दुनिया से हटा देते हैं तो सारा पैसा हमारा हो जाएगा और तुम्हारा काम भी चल जाएगा। देवीलाल को जब इस दुनिया से हटाने की बात अंजलि कहती है, क्योंकि इधर साजिद भी जो देवीलाल से काफ़ी गुस्साए बैठा हुआ था, अंजलि का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से साजिद और अंजलि दोनों मिल करके एक सही मौके का इंतजार लग जाता है। 3 मार्च के रात्रि के समय देवीलाल जब अपने घर पे पहुंचता है, रात के करीब 10 बजे के आसपास अंजलि के नंबर पे कॉल करता है और उसको मिलने के लिए स्कूल में बुलाता है। जैसे ही घर में बुलाता है, स्कूल में बुलाता है, सुन करके भी अंजलि खुश हो जाती है और तुरंत साजिद के नंबर पे कॉल कर देती है और कहती है कि अपने काम को आज ही अंजाम देना है, क्योंकि देवीलाल मुझे मिलने के लिए बुलाया है, जितना जल्द हो सके तो मेरे घर पे आ जाओ। अब साजिद को जब अपने घर पे अंजलि बुलाती है, करीब आधे घंटे बाद ही साजिद अंजलि के घर पे आ जाता है। उसके बाद से दोनों स्कूल के गेट पे पहुंच जाते हैं। स्कूल के गेट पे जब अंजलि और साजिद दोनों पहुंचते हैं तो अंजलि देवीलाल के नंबर पे कॉल करती है, कहती है मैं गेट पे आ चुकी हूँ, आकर के गेट खोल दो। देवीलाल जब जाकर के गेट को खोलता है, उसके से पहले ही अंजलि साजिद को छुपा देती है और अकेले ही उसके कमरे में चली जाती है। लेकिन जब कमरे के अंदर जाती है तो उससे पहले ही इधर देवीलाल एक शराब की बोतल खरीद करके ला करके रखे हुआ था। शराब की बोतल जब देखती है तो देवीलाल से झूठ कहते हुए कहती है कि दरअसल मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, मार्केट जाओ और जा कर के कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के आओ। कोल्ड ड्रिंक्स की जब डिमांड करती है तो देवीलाल भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और जा कर के मार्केट चला जाता है कोल्ड ड्रिंक्स लाने। लेकिन देवीलाल जैसे स्कूल से बाहर जाता है, उसके बाद से अंजलि भी साजिद को स्कूल के अंदर बुला लेती है और अंदर ही उसको स्कूल के अंदर छिपा देती है। थोड़ी देर बाद जब देवीलाल कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के अपने कमरे के अंदर आता है तो दोनों एक साथ ही बैठ करके शराब पीने लगते हैं। दरअसल अंजलि भी देवीलाल के साथ में शराब पीने की आदी हो चुकी थी। दोनों जब एक साथ बैठ करके शराब पीते हैं तो अंजलि अपने प्लान के तहत सबसे अधिक मात्रा में शराब देवीलाल को पिला देती है। अब देवीलाल जब काफ़ी मात्रा में शराब पी लेता है, थोड़ी देर बाद वो नशे में चूर हो जाता है। अब देवीलाल जैसे ही नशे में चूर होता है, उसके बाद से अंजलि इशारे से साजिद को कमरे के भीतर बुला लेती है। साजिद जब कमरे के अंदर जब एंट्री करता है, उसके बाद से एक सरिया से देवीलाल के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से देवीलाल वहीं पे बेहोश हो जाता है। और उसके बाद से ये दोनों मिल करके उसके घर में जो अलमारी पड़ा हुआ होता है उसका दरवाज़ा खोलते हैं और उसमें से 60,000 रुपये निकाल लेते हैं। साथ ही साथ देवीलाल का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं और उसका मोबाइल भी अपने साथ रख लेते हैं। जब दोनों वहाँ से फरार होते हैं, अंजलि को ये शक हो जाता है कि पता नहीं देवीलाल की मौत हुई है या फिर नहीं हुई है। इसीलिए अंजलि अब साजिद से कहती है कि उसके दोनों हाथों को भी काट दो। साजिद भी अंजलि की बात मान लेता है और जाकर के देवीलाल के दोनों हाथों पे एक तेज धारदार हथियार को चला देता है, जिसकी वजह से देवीलाल की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। सच में अंजलि जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, उसके बाद से पुलिस अंजलि के ही कहने पे साजिद को भी गिरफ्तार करके लाती है और पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य आप समझ चुके हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।